बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मुतबर्रिक जलसों से हमें ये पैगाम मिलता है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, साहबा कराम के इश्क़ व मोहब्बत के वाक़यात पर फ़िक्र करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएँ। अगर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है और ग़ुलामी का सबूत देना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो नेक बने। नौजवान इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम में दीवाने बन जाएं तो दुनिया का कोई नशा उन पर असर नहीं करेगा। नौजवान बुराइयों और कत्ल व गारतगिरी से दूर रहें, माशरे की बुराई का ख़ात्मा करें और मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस और जलसों में ताकत के बजाय इश्क़ व मोहब्बत के मुजाहरे करें। सदर मजलिस ने कल शाम दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से सदारती खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इस जलसे में हज़ारों की तादाद में सामाईन मौजूद थे जो कई घंटों तक उलमा व मशाइख की तकारीर की समाअत करते रहे। सामाईन की सहूलत के लिए स्टेज के अक़ब में इंतहाई वसी LED स्क्रीन लगाया गया था। पार्टी ऑफिस में ख़वातीन को बैठने की सहूलत फराहम की गई थी। दारुस्सलाम के बाहर दूर दूर तक सामाईन की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर आजम को बोलना चाहेंगे। वजीर आजम जो है दो चीजों पर जबानी नहीं खोलते, बाकी सब पे बोलते हैं उन्होंने। एक है पेट्रोल 100 रुपये हो गया, डीजल 70 रुपये। मैं होना बोल के बोल रहा हूं, ये सुनना ना। अब आप बताओ, बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए। भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते ही नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के। मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहा। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए। और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IB, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आप
आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने आज एक 27 साला नौजवान से ये पूछा कि बताओ तुमको मौजूदा भारत कैसे लगता है। ये 27 साल का नौजवान है, वकील है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के से डिग्री हासिल की। मैंने कहा बताओ कि तुमको मौजूदा भारत कैसा दिखता है। तो उस नौजवान ने मुझे कहा कि असद साहब, मैं बात तो नहीं करूंगा, मैं लिख के भी जाता हूं आपको। उस 27 साल के नेक और काबिल वकील ने मुझे ये कहा कि ये जो मोदी का न्यू इंडिया है, उस नौजवान की बात सुनिए आप। नौजवान कह रहा है कि असद साहब, जब आपका जनरेशन जवान था तो जब आप लोगों में एक फिक्र थी, एक परेशानी थी कि आप कल कैसा होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन, उसके हालात देखिए आप, बंबई के फसादात आपका जनरेशन देखा, 90 के फसादात हम हैदराबाद के देखे। तो नौजवान 27 साल का कहता है कि आज हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं। आप सोचो आप, मैं तो ये समझा था कि वो दौर नहीं आएगा, मगर ये नौजवान कह रहा है, आज वो कह रहा है कि हम मजबूरन वही सवाल ये पूछ रहे हैं अपने आप से कि जो हमारे दादा ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, जो हमारे बाप ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, आज हम जैसे नौजवानों को भी खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है कि कहीं हम पर झूठा केस ना बुक हो जाए, कहीं हमारी दुकान पर हमला ना हो जाए, कहीं मॉब आकर हमको लिंच ना कर दे। सुनो बीजेपी वालों, सुनो देश के प्रधानमंत्री, एक नौजवान ये कह रहा है और वो कहता है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, मुझ में मायूसी आ रही है, मैं बेबस महसूस करता हूं अपने आप को। क्यों मायूसी और बेबस क्यों महसूस करता हूं? इसलिए कि आपने मेरे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई मजहब तब्दील करेगा तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया उसको, और CAA बैकडोर से आप करना चाहते हैं। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो आप मुझ पे UAPA लगाएंगे, NSA लगाएंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। अगर मैं एक जर्नलिस्ट का ड्राइवर हूं, वो जर्नलिस्ट जा रहा था दिल्ली से हाथरस को, ड्राइवर है टैक्सी का, तो उसको भी जेल में डाल दिया, ये नौजवान कहता है। अगर मैं सिम काट दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे, जैसा दिल्ली में फैजान खान को डाला। वो नौजवान कहता है कि गुड़गांव में मस्जिद नहीं है, हम गवर्नमेंट से इजाजत लेकर हर जुम्मे को सिर्फ 20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो फिरका परस्त लोग, हमारी नमाज होते रहती है, हमारे सामने बाजा बजाते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस खड़ी रहती है, और हम 10-20 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ सकते। वो नौजवान कहता है कि अगर हम जिंदा बच जाएंगे तो मुझे डर रहता है असद साहब कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, जैसा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 37% गोली लगने वाले मुसलमान। वो नौजवान ये भी कहता है कि जिस तरह आसाम में मोइनुल हक, कौन था मालूम आपको आसाम में? मोइनुल हक भारत का शहरी था, वो लकड़ी लेकर एहतजाज कर रहा था अपनी जमीन की, तो गोली मार दी गई। जब एक मुसलमान की लाश जमीन पर पड़ी थी तो एक बहादुर फोटोग्राफर उस लाश के ऊपर कूदता है, जूते मारता है। बताइए आप, ये नौजवान कह रहा है। ये नौजवान ये भी कहता है कि असद साहब, मैं कब तक ये बताऊं कि मैं बाबर के औलाद नहीं हूं? मैं कब तक ये बताऊं कि मैं औरंगजेब से मेरा ताल्लुक नहीं है? मैं कब तक बताऊं कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया था मेरे दादा ने? मैं कब तक ये बताऊं कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है?
یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ ریڈیکلائزیشن مسلمانوں میں نہیں ہے، ریڈیکلائزیشن تو سنگ کی طاقتوں کی وجہ سے دوسروں میں ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے۔ یہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ بیلگام میں ارباز کو وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے اس کا عشق تھا، تو اس بچی کے رشتہ داروں نے کسی کو کانٹیکٹ کیا اور ارباز کی گردن کاٹ کر ٹرین کے پٹری پر ڈال دی۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے اسد صاحب کب تک یہ نظاروں کو ہم دیکھیں گے؟ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ کب تک ہم سے سوالات کیے جائیں گے؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کبھی میرا گھر نہ جلا دے۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہر کمیونٹی بھارت میں پروگریس کری ہے، ترقی کری ہے، اور ہم مسلمان رک گئے ہیں۔ انٹر موبلٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا باپ کم پیسے کماتا تھا تو بیٹا اس سے زیادہ کماتا ہے، ترقی کرتا ہے، انٹر موبلٹی۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی انٹر موبلٹی نہیں ہے، اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ ہم کو اپورچونٹیز نہیں ملتی ہیں۔ اور وہ ایک اہم بات وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہندوتوا کی وجہ سے جو میرے ہندو دوست تھے، جو میرے بزنس پارٹنر تھے، وہ سب مجھ سے دوری اختیار کرتے جا رہے۔ مودی جی، یہ ایک 27 سال کے مسلم نوجوان کی آپ بیتی ہے، کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ آپ۔ یہ ایک نوجوان تکلیف سے کہہ رہا ہے، قابل نوجوان ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ تم کو کیسے لگتا ہے جو بی جے پی بولتی نیو انڈیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ہی زندگی ہے، خوب